हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। बिल्कुल फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, फटाफट से, बिना किसी देरी के। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे आप सभी को, जय श्री राधे, जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन है 2 अक्टूबर। डियर, अगर हम बात करें 2 अक्टूबर की, तो आप सभी जानते हैं, है ना। बिल्कुल, तो चलिए आप सभी को राष्ट्र के दो महान सपूतों गांधी जी और शास्त्री जी को शत शत नमन, है ना। गांधी जी की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी है, बताइए। महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869, और डेथ की बात करें अगर 30 जनवरी 1948। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें तो 2 अक्टूबर 1904, और अगर हम बात करें किसकी डेथ की, तो 11 जनवरी 1966। राष्ट्र के दो महान सपूत गांधी जी और शास्त्री जी को सत सत नमन है, प्रणाम है ना। नेक्स्ट हम चले। संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी जी एवं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सत सत नमन है ना। तो बिल्कुल चलिए, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से एडिशनल पॉइंट, आप लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी के बारे में कुछ भी आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, एडिशनल पॉइंट ऐड कर सकते हैं। लाइव कमेंट बॉक्स में तो कर ही सकते हैं, इसके साथ ही मेन कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, सेशन एंड अप होने के बाद भी कर सकते हैं। तो मेन कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर आप कोई ना कोई व्यू अपना जरूर दीजिएगा और सेलिब्रेट करिए आज के दिन को, ठीक है। जानिए दो महान हस्तियों के बारे में, चाहे हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें या हम गांधी जी की बात करें, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। डियर, आप सभी को पता है मंथली सेशन हमारा सितंबर मंथ का रहा था। 30 सितंबर को आप जाकर उसे रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग 181 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किए थे। जिन लोगों ने किया बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं किया है जाकर एक बार करो, रिवाइज करो, है ना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें महामैराथन क्लास की। अगर आपका कोई एग्जाम है, कुछ भी है, तो 2023 का पूरा करंट अफेयर आप जाकर एक बार क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें मैराथन क्लास, जनवरी से जून तक को कवर किया गया। ओवरऑल 600 क्वेश्चन हमने आपके साथ इस सेशन में किए हैं, आप जाकर वो भी रिवाइज कर सकते हो। पूरा रिवीजन आपका होगा 2024 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चले हम लोग। तो नेक्स्ट अगर बात करें, जैसा आप सभी को पता है, डेली के सेशन की तरह से आज भी आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले हम लास्ट डे हाइलाइट्स देखते हैं, फिर करंट न्यूज का पार्ट, रैपिड फायर पार्ट, कंपाइल करंट फैक्ट पार्ट या स्टैटिक जीके, देन एमसीक्यू, वेना एंड टुडे क्विज क्वेश्चन। करंट न्यूज का पार्ट शॉर्ट में नोट डाउन करते हुए चलना होता है आपको, और स्टैटिक जीके के लिए अलग से एक फाइल बना लीजिए, वहां पर चीजों को एड ऑन करते जाइए। तो ये दो पार्ट आपके रहते हैं जो आपको नोट डाउन करने होते हैं, और पूरे के पूरे सेशन को आपको एंजॉय करना होता है, कंटिन्यू लाइव रहना होता है। तो चलिए फटाफट चलते हैं लास्ट डे हाइलाइट्स की तरफ, एडिशनल पॉइंट ऐड करते चलें। कल हमने सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था डिटेल में। पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किए हैं प्रोजेक्ट वर्थ 83,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स क्या किए गए हैं, शुरू किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी झारखंड में 83,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। बहुत ही एडिशनल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए थे, बहुत सारे पॉइंट। 2800 करोड़ रुपए किसके लिए है ना, एकलव्य विद्यालय, ध्यान आ रहा है कुछ, तो सारे पॉइंट ऐड करिए फटाफट से, है ना। सारे के सारे पॉइंट ऐड करेंगे आप सभी। नेक्स्ट हम बात करें इनॉग्रेशन से ये न्यूज थी। नेक्स्ट हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन अप किया है, किसके साथ, नालसा के साथ, है ना। किसके साथ साइन अप किया है, नालसा के साथ साइन अप किया है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। तो बिल्कुल नालसा का फुल फॉर्म बताइए, ये एग्रीमेंट साइन अप किया गया है ना। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। एडिशनल पॉइंट ऐड करते चलेंगे। नेक्स्ट बात करें, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन की क्या की है, शुरुआत की है। 2029 तक क्या बोला है, 2029 तक 2 टाइम्स होने की बात की है इसके, है ना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज भारत मिशन की क्या की है, शुरुआत की है। नेक्स्ट हम बात करें तो अप्रूवल पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना का जो 2.0 है उसे क्या दे दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया है।
अप्रूवल ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 टू असिस्ट 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज, यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि हमारे आवास और शहरी ग्रामीण विकास मंत्रालय जिनके पास है। 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 को मंजूरी दी गई है। कितना अमाउंट है आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था, फटाफट कमेंट बॉक्स में अमाउंट बताइए कितना अमाउंट है, और जो बोला गया है वो कितना, 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ अप्रूवल दिया गया है 1 करोड़ अर्बन एंड पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। अर्बन एंड पुअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए कितना बेनिफिटेड, 1 करोड़ फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा। अमाउंट लेकिन कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, रशिया एंड चाइना ने कॉमेंस ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज ओशियन 24 इन द सी ऑफ जापान। बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी कल ये न्यूज। रूस और चीन ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओशन 24 का क्या किया, शुरू किया, कंप्लीट हो चुका है। कब से कब तक रहा, डेट क्या थी, फटाफट बताएं मेन कमेंट बॉक्स में, लाइव कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करते जाएंगे, अपने पॉइंट्स को ऐड करते चलेंगे, ठीक है। क्लियर है, इतना ओवरऑल क्लियर है सभी को। रूस और चीन ने जापान सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास ओसेन 24 क्या किया है, शुरू किया है, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसी के साथ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज थी भाई, अपॉइंटमेंट से एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह टेक्स ओवर एज न्यू आईएएफ चीफ। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने नए आईएएफ प्रमुख का क्या किया है, पदभार संभाला है, ठीक है। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने नए आईएएफ प्रमुख का पदभार संभाला है, आपके साथ डिस्कस हुआ। 30 सितंबर को ये पदभार संभाला है। कौन सेवानिवृत्त हुआ है ये आप लोग बताइए मेन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फटाफट बताएंगे आप लाइव कमेंट बॉक्स में कि कौन सेवानिवृत्त हुआ है, उसकी जगह पर एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने अपना कार्यभार संभाला, ठीक है। चलिए, भारतीय सेना ने आईडीएक्स पहल के तहत 8वें खरीद अनुबंध पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन आर्मी ने साइन किया है 8th प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर आईडीईएक्स इनिशिएटिव। डिटेल में आपके साथ ये न्यूज भी हमने डिस्कस की थी कल। नेक्स्ट बात करें, 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खाजिंद 24 शुरू किया गया। 8th इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खाजिन 2024 बिगिंस। 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खाजिन 2024 क्या हुआ है, शुरू हुआ है, ठीक है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में होने वाली ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इस बार ये एक्सरसाइज कहाँ हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। और कितने पर्सोनल्स भाग ले रहे हैं, 120 पर्सोनल्स भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा कल का लास्ट डे हाइलाइट्स का पार्ट। हम चलते हैं करंट न्यूज की तरफ। करंट न्यूज के पार्ट पर यार आप सभी को पता है, नेशनल न्यूज, ट्रिब्यूट, इंपॉर्टेंट डे, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन स्टोन, या डिफेंस रिलेटेड न्यूज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इंडेक्स एंड रैंकिंग, अवार्ड एंड ऑनर, बैंकिंग इकोनॉमी, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट, आर्ट, कल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, बुक्स था, जीआई टैग, स्पोर्ट्स एंड ऑब्जरी का पार्ट होता है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़े। अगर देखें किसी भी न्यूज को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कनेक्ट करते हो तो बहुत ही आसानी से आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, है ना। थ्योरी का पार्ट कम से कम हो, पॉइंट्स फिगर्स का पार्ट ज्यादा हो, तो आप आसानी से उस न्यूज को रिकॉल कर सकते हो। चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हो मिथुन दा आ गए हैं, है ना। अवार्ड एंड ऑनर से पहली न्यूज हमने कनेक्ट की है, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही पॉपुलर न्यूज है, आप सभी को पता चल चुका होगा। तो मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद दादा साहब फाल्के अवार्ड। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट कुछ और एडिशनल पॉइंट देखते हैं। मिथुन चक्रवर्ती विल बी ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के अवार्ड एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। मिथुन चक्रवर्ती को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, सभी को पता होगा, है ना। चलिए आगे कुछ और पॉइंट्स देखें। ही विल बी गिवन दिस अवार्ड ड्यूरिंग द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी टू बी हेल्ड 8th ऑफ अक्टूबर। ये सेरेमनी जो हेल्ड होने वाली है वो कब होने वाली है, 8 अक्टूबर को होने वाली है। 8th ऑफ अक्टूबर को ये सेरेमनी होने वाली है, ठीक है। क्लियर है इतना, आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। हम लोग इसी के साथ ही आगे बढ़ते चलेंगे, है ना। बिल्कुल आप सभी को गुड मॉर्निंग है भाई, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, एक बार से लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके, ठीक है। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। वेटरन दादा साहब अवार्डी आशा पारेख, ये अवार्डी है आशा पारेख, इनको पहले ही मिल चुका है अवार्ड। एक्ट्रेस हैं खुशबू सुंदर जी हैं। फिल्म प्रोड्यूसर विपुल अमृतुलाल शाह है, विपुल अमृतुलाल शाह है। वर सेलेक्टेड बाय द जूरी कंप्राइजिंग मिथुन चक्रवर्ती फॉर द हाईएस्ट ऑनर इन इंडियन सिनेमा। दिग्गज दादा साहब
पुरस्कार विजेता आशा पारेख, अभिनेत्री खुशबू सुंदर और फिल्म निर्माता विपुल अमृतलाल साहा को मिथुन चक्रवर्ती वाली जूरी ने भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान के लिए क्या है, चुना है, सेलेक्ट किया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। आज की पहली न्यूज हमने डिस्कस की आपके साथ, अवार्ड एंड ऑनर के पार्ट पे थी ये न्यूज, है ना। हम लोग आगे बढ़े इसी के साथ ही। चले, क्लियर है? इतना इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो, है ना। और क्या कर दो, सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है फटाफट लाइक करो भाई, फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ लिंक को भी शेयर कर दो। ठीक है, चले, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है नेशनल न्यूज में कैटेगराइज किया राष्ट्रपति निलयम। अब ये राष्ट्रपति निलयम कहां पर है, सबसे पहला तो ये एक पॉइंट दिमाग में आता है। राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति का क्या किया है, प्रदर्शन किया गया है। भारतीय कला महोत्सव, है ना, आपको ध्यान रखना है क्या, भारतीय कला महोत्सव। राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में, राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्धि संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। ठीक है, भारतीय कला महोत्सव शोकेस नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज रिच कल्चर एट राष्ट्रपति निलयम। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। भारतीय कला महोत्सव अंडर वे एट राष्ट्रपति निलयम इन सिकंदराबाद, कहां पर सिचुएटेड है, सिकंदराबाद में, हैज रिसीव्ड एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स विद अ ह्यूज क्राउड thronging to the premises on the first 2 days। सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में चल रहे भारतीय कला महोत्सव को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। पहले 2 दिनों में परिसर में भारी भीड़ उमड़ी है। यार यहाँ पर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारा भारत है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है, फाइनली उसको लेकर यहाँ पर एक भारतीय कला महोत्सव रखा गया है। राष्ट्रपति निलयम प्लेस का नाम है और ये कहां पर है, सिकंदराबाद में सिचुएटेड है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। डेडिकेटेड टू सेलिब्रेटिंग रिच एंड डाइवर्स कल्चर इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। देखिए अभी मैंने आपको बताया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को यहाँ पर क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। रिच एंड डाइवर्स कल्चर जो है हमारा, उसको, उसके लिए द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय, और इस इवेंट को इनॉग्रेट किसने किया है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। और ये डियर कब हुआ था, सैटरडे में इसको किया गया था। इनॉग्रेट कब हुआ था, सैटरडे में, है ना। सैटरडे, दैट इज अगर हम बात करें तो सैटरडे की मतलब हुआ 28 ऑफ सितंबर। हाँ जी हाँ, 28 ऑफ सितंबर को ये इनॉग्रेट हुआ था। डेट नहीं ध्यान रखनी है, इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया ये ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। भारतीय कला महोत्सव है, कहां पर आयोजित हो रहा है, सिकंदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में। ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की समृद्ध और विविध संस्कृति का जश्न मनाने के लिए समर्पित इस कार्यक्रम का उद्घाटन शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। कुछ और पॉइंट्स देखें तो भारतीय कला महोत्सव विल कंटिन्यू टिल 6 ऑफ अक्टूबर। कब तक ये चलेगा, 6 ऑफ अक्टूबर तक चलेगा। विजिटर्स कैन बुक देयर एंट्री ऑनलाइन एट विजिट राष्ट्रपति भवन .gov.in और कैन सिक्योर देम एट द वेन्यू इटसेल्फ। भारतीय कला महोत्सव 6 अक्टूबर तक चलेगा। आगंतुक विजिट राष्ट्रपति भवन .gov.in पर ऑनलाइन अपनी प्रविष्टि बुक कर सकते हैं या फिर कार्यक्रम स्थल पर ही इसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। आप लोग इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट न्यूज देखिए, सेंटर से आ रही है, नेशनल न्यूज में कैटेगराइज किया गया। सेंटर ने अप्रूव किया है 675 करोड़ का अमाउंट अप्रूव किया गया है। 675 करोड़ का अमाउंट क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है। 675 करोड़ रिलीफ फॉर फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स ऑफ गुजरात, मणिपुर एंड त्रिपुरा। 3 राज्यों के यहाँ पे ध्यान रखा गया है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा, केंद्र ने बाढ़ प्रभावित गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए 675 करोड़ रुपए की राहत मंजूरी दी है। टोटल राहत मंजूरी कितनी दी गई है, 675 करोड़ की राहत मंजूरी दी गई है। यह अमाउंट आपको ध्यान रखना है, यह सेंटर के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा क्या दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है।
चलिए देखते हैं। द सेंटर हैज अप्रूव्ड द रिलीज ऑफ 675 करोड़ रुपीज ऑफ to the flood affected states of Gujarat, Manipur and Tripura as an advance from the National Disaster Response Fund NDRF फंड ये जारी किया गया है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित गुजरात, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि के रूप में 675 करोड़ रुपए जारी करने की क्या मंजूरी दे दी है। ठीक है, 675 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा चुकी है। चलिए आगे देखें। ऑफ द टोटल अमाउंट 600 करोड़ रुपए अमाउंट दिया गया है गुजरात को। भाई गुजरात के लिए 600 करोड़ का अमाउंट है। हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर के लिए 50 करोड़ का अमाउंट है, और हम त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ का अमाउंट है। ये अमाउंट का बाइफर्केशन भी आप ध्यान रख सकते हो। त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ है ना, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मणिपुर की बात करें तो इंफॉल 50 करोड़ हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के लिए 600 करोड़ का अमाउंट है। ठीक है, 600 करोड़ टोटल आपका 675 करोड़ है। कुल राशि में से गुजरात के लिए 600 करोड़ रुपए, मणिपुर के लिए 50 करोड़ और त्रिपुरा के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बहुत ही सिंपल सा डायरेक्टली न्यूज है। आई होप बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो बाढ़ प्रभावित फ्लड अफेक्टेड एरियाज, फ्लड अफेक्टेड स्टेट्स एरो बना सकते हो। 675 करोड़ का अमाउंट लिख दोगे यहाँ पर, 675 करोड़ है ना। स्टेट्स लिख लोगे, गुजरात 600 करोड़, त्रिपुरा 25 करोड़, मणिपुर 50 करोड़। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है डियर, स्टेट रिलेटेड न्यूज है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी हैं ने गैंगटोक में सीमा सड़क संगठन बीआरओ जो है, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, बीआरओ के साथ उच्च स्तरीय बैठक की क्या की है, अध्यक्षता की है। सिक्किम सीएम प्रेम सिंह तमांग चेयर्स हाई लेवल मीटिंग विद बीआरओ इन गैंगटोक। सिक्किम की राजधानी आपकी गैंगटोक है और यहाँ के मुख्यमंत्री साहब प्रेम सिंह तमांग है। तो बीआरओ के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है डियर, आप सभी जानते हैं ये बॉर्डर स्टेट्स पे ब्रिजेस और रोड्स वगैरह को क्या करने के लिए, इसके नाम से ही क्लियर है आपको कि भाई ये क्या बनाता है, बॉर्डर पर फाइनली रोड्स वगैरह बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम बीआरओ बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग इसमें डिटेल में चलते हैं, इस न्यूज की तरफ देखते हैं और क्या पॉइंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए। Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang chaired a high-level meeting with the Border Road Organization in Gangtok late last evening. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कल शाम गंगटोक में सीमा सड़क संगठन के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। आगे कुछ पॉइंट्स देखें तो सिक्किम मिनिस्टर फॉर रोड एंड ब्रिजेस, सिक्किम के मिनिस्टर हैं एनबी दहल जी हैं। ठीक, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, इनका नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे यार। कुछ टाइम पहले ये अपॉइंटमेंट भी आपका न्यूज में रहा था। डायरेक्टर जनरल कौन है बीआरओ के, तो बीआरओ के प्रेजेंट टाइम के जो डायरेक्टर जनरल है वो है लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ये अपॉइंटमेंट भी बिल्कुल एग्जाम का पार्ट रह सकता है, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट अभी हमने कुछ दिन पहले ही आपके साथ अप्रोक्स डिस्कस किया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ, बीआरओ के डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। और एनबी दहल सिक्किम मिनिस्टर्स हैं रोड और ब्रिज के, एंड चीफ इंजीनियर ऑफ प्रोजेक्ट स्वास्तिक वर अमंग दोज हु अटेंड द मीटिंग। बैठक में सिक्किम के सड़क और पुल मंत्री एनबी दहल, बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, प्रोजेक्ट स्वास्तिक के मुख्य अभियंता भी शामिल हुए हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी स्टेट अपॉइंटमेंट से। त्रिपुरा के राज्यपाल है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, त्रिपुरा की बात करें तो अगरतला है ना, और त्रिपुरा की बात करें तो अभी 25 करोड़ का अमाउंट जो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है बाढ़ से प्रभावित होने की वजह से, अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया है ना। हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जी हैं, जिनको मिजोरम के कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में क्या दी गई है, शपथ ली है इन्होंने। त्रिपुरा के राज्यपाल है त्रिपुरा गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा के गवर्नर है इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, श्योर्न इन एज एक्टिंग गवर्नर रहेंगे ये कहाँ के, मिजोरम के। एक्टिंग गवर्नर इनको अपॉइंट किया गया है कहाँ का, मिजोरम के एक्टिंग गवर्नर के रूप में या इंटरिम गवर्नर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। चलिए देखते हैं। इन मिजोरम इंद्रसेना रेड्डी नल्लू, गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के गवर्नर है, वॉज श्योर्न इन to take additional charge as the governor of Mizoram at the दरबार हॉल राजभवन in Aizawl। मिजोरम की राजधानी इजवॉल है, आइजोल है सॉरी, है ना। तो मिजोरम में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने आइजोल में राजभवन के दरबार हॉल में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में क्या ली है,
अतिरिक्त कार्यभार संभालने के लिए शपथ ली है। बहुत ही सिंपल सा एडिशनल न्यूज है। आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं इंद्रासेनी रेड्डी नल्लू, इनको मिजोरम के एडिशनल गवर्नर के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। एडिशनल गवर्नर या हम इंटरिम गवर्नर भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दो अगर शेयर नहीं किया है तो। इतना क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो भाई, फटाफट करो फटाफट करो। एक बार से यस करो फटाफट, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं इसी के साथ ही। नेक्स्ट इज ही विल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑन लीव। भाई वो एब्सेंस में होंगे या लीव पे होंगे ऑफ द इनकम्बेंट गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति। वे वर्तमान राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति के छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान पद संभालेंगे, ठीक है। कौन? इंद्रासेनी रेड्डी नल्लू, जो कि त्रिपुरा के गवर्नर हैं, एडिशनल गवर्नर बनाया गया है मिजोरम का। आगे देखें, श्री इंद्रासेना रेड्डी नल्लू वॉज एडमिनिस्टर्ड ओथ ऑफ ऑफिस बाय जस्टिस नेल्सन साइलो। नेल्सन साइलो जी ने इन्हें क्या दिया है, शपथ दिलाई है। जस्टिस नेल्सन साइलो जज गुवाहाटी हाई कोर्ट के श्री इंद्रासेनी रेड्डी नल्लू को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नेल्सन सैलो ने पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। किसको? श्री इंद्रासेना रेड्डी नल्लू जी को। आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। इतने बार इनका नाम लिया गया है, अब तो दिमाग में बैठ गया होगा, भूलेंगे भी नहीं। न त्रिपुरा के गवर्नर को एडिशनल गवर्नर का जो चार्ज दिया गया वो भी नहीं भूलेंगे। जो इससे पहले मिजोरम के गवर्नर हैं परमानेंट, वो डॉक्टर हरि बाबू काम्भापति है। हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है यार, स्टेट न्यूज में कैटेगराइज किया है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ ऑल गौतम बुद्धा साइट्स। जितनी भी ऑल गौतम बुद्धा साइट्स हैं उनको डेवलप करने की बात की गई है। ऑल गौतम बुद्धा साइट्स, ऑल गौतम बुद्धा साइट्स इन महाराष्ट्र। कहां की बात हो रही है? महाराष्ट्र की बात हो रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने महाराष्ट्र में गौतम बुद्ध के सभी स्थलों के विकास की क्या की है, घोषणा की है। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू अनाउंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल गौतम बुद्धा साइट्स इन महाराष्ट्र। यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनोरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू अनाउंस दैट ऑल साइट्स इन महाराष्ट्र एसोसिएटेड विद भगवान गौतम बुद्धा विल बी विजिटेड एंड डेवलप्ड। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की कि भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े महाराष्ट्र के सभी स्थलों का दौरा किया जाएगा और उनका विकास भी किया जाएगा। डायरेक्टली एज वेल एज पॉइंट के रूप में आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो हैं, बी आर अम्बेडकर जी की समाधि बताइए कहां पर है। समाधि स्थल का नाम क्या है, फटाफट से बताएं। ठीक है, फटाफट आंसर करो आप सभी। हम लोग चलते हैं आगे। डियर, बात करें मिस्टर रिजिजू विजिटेड चैत्य भूमि इन दादर। चैत्य भूमि इन दादर इन मुंबई में एट पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट किया है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अगर हम बात करें, श्री रिजिजू ने मुंबई के दादर में चैत्य भूमि का दौरा किया और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की है। तो ये चैत्य भूमि जो है ये फाइनली क्या है, ये समाधि स्थल है। किसका? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का। बी आर अम्बेडकर जी का क्या है, ये आपका समाधि स्थल का नाम है चैत्य भूमि, जो कि दादर में है, मुंबई में है। फ्लोरल ट्रिब्यूट किया है, भारत रत्न है, डॉक्टर भारत रत्न से अवॉर्डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। क्लियर इतना पॉइंट दिया। अगर हम भारत रत्न की बात करें, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप सभी को पता है डियर। इसके साथ में सेकंड नंबर पे आपका पद्म विभूषण आता है, एज वेल एज पता होना चाहिए आपको पद्म विभूषण। फिर आपका पद्म भूषण आता है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर इसके बाद में आपका पद्मश्री आता है ना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड नंबर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, रियल स्टेट रिलेटेड न्यूज है, नागालैंड से आ रही है। नागालैंड की बात हो रही है। NHAK रिकॉग्नाइज
एज बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। क्लियर, अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो निकल कर आ रहा है। हम आयुष्मान भारत की बात करें, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पीएम जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अस्पताल के रूप में मान्यता मिली है एनएचएके को। मान्यता किसे मिली है? एनएचएके को मान्यता मिली है। एनएचएके सर्वश्रेष्ठ बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल, बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल NHAK, ठीक है। नागालैंड से आ रही है, चलिए फटाफट देखते हैं। नागालैंड, नागा हॉस्पिटल कोहिमा, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा, फुल फॉर्म है NHAK का, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा। नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा has been recognized as the best performing hospital in Kohima district. Best performing hospital in Kohima district. Best performing hospital in Kohima district under the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। नागालैंड में नागा अस्पताल प्राधिकरण कोहिमा, नागालैंड में नागा अस्पताल प्राधिकरण कोहिमा को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कोहिमा जिले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अस्पताल के रूप में क्या की है? मान्यता दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डियर, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत पीएम जय के अंतर्गत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, जन आरोग्य योजना के अंतर्गत किसे बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल के रूप में मान्यता दी गई है? तो वो है NHAK, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा, नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा, NHAK। क्लियर है इतना पॉइंट? बोलो भाई क्लियर है? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो, फटाफट से यस करो। क्लियर है इतना? डन, बोलो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में यस करेंगे भाई। चलिए हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, इंटरनेशनल न्यूज है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की बात हो रही है, इन्होंने अप्रूव किया है $567 मिलियन डिफेंस सपोर्ट फॉर ताइवान। बिल्कुल ताइवान के सपोर्ट के लिए भैया कितना अमाउंट इन्होंने रिलीज किया है आप देख सकते हो, $567 मिलियन, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट है। आखिर $567 मिलियन, ये अमाउंट क्या किया गया? अप्रूव किया गया है किसके लिए? ताइवान के लिए। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए रक्षा सहायता में $567 मिलियन की मंजूरी क्या दी है? दे दी है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है ताइवान के सपोर्ट के लिए, डिफेंस सपोर्ट है ना। चल, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अप्रूव्ड $567 मिलियन इन डिफेंस सपोर्ट फॉर ताइवान। ताइवान की राजधानी ताइपे है। करेंसी आप लोग बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान के लिए रक्षा सहायता में $567 मिलियन की मंजूरी क्या कर दी है? दे दी है। बहुत ही सिंपल सा, डायरेक्टली ध्यान रखना है। इन अप्रैल दिस ईयर, अप्रैल में फाइनली क्या किया था इन्होंने? कुछ अप्रूव किया था। बाइडेन ने क्या साइन किया था? एक हार्ड फॉट बिल एक साइन किया था इनटू लॉ दैट प्रोवाइड्स बिलियन ऑफ डॉलर्स, जिसमें क्या किए गए? अप्रूव किए जाएंगे न्यू यूएस ऐड करेगा टू यूक्रेन फॉर इट्स वॉर विद रशिया। यूक्रेन के वॉर के लिए, यूक्रेन विद रशिया वॉर जो है, यूक्रेन को ये अमाउंट के लिए, यूक्रेन फॉर इट्स वॉर विद रशिया। एंड अगर हम बात करें एज वेल एज फॉर इजराइल एंड ताइवान को भी इसी तरह से फंड प्रोवाइड कराएगा। इस साल अप्रैल में बिडेन ने एक कठिन लड़ाकू विधेयक पर हस्ताक्षर करके उसे कानून बना दिया, जो रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन को अरबों डॉलर की नई अमेरिकी सहायता प्रदान करता है, और साथ ही इजराइल और ताइवान के लिए भी है। इजराइल और ताइवान के लिए भी ऐसा ही है। ठीक है, तो कौन से 3 कंट्री मेन फोकस हो गए? एक हो गया यूक्रेन, दूसरा हो गया इजराइल, और तीसरा हो गया ताइवान। कितना अमाउंट इन्होंने अभी फाइनली रिलीज किया है? तो $567 मिलियन, $567 मिलियन। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्टली पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चले
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ईयर न्यूज आ रही है श्रीलंका से, इंटरनेशनल न्यूज है। श्रीलंका की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी से सेपरेट होता है, समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है, राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे, और हम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव दो कैपिटल में देखने को मिलती हैं, कोलंबो भी है और फाइनली श्री जयवर्धनापुरे कोट्टे भी है। ठीक है, तो श्रीलंका में करीब 40 साल में पहली बार अपस्फीति क्या की गई है, दर्ज की गई है। श्रीलंका रिकॉर्ड फर्स्ट डिफ्लेशन इन नियरली 40 ईयर्स। श्रीलंका में करीब 40 साल में पहली बार अपस्फीति दर्ज की गई है। नियर अगर हम बात करें इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, डिफ्लेशन। आप सभी को पता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एक लिमिट तक रहे तो अच्छा होता है, और डिफ्लेशन जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है, अपोजिट होता है डिफ्लेशन। तो अब यहाँ पर डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहे होते हैं, जबकि डिफ्लेशन में क्या होता है, डिक्रीज हो रहे होते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंटली। चलिए देखते हैं, फटाफट चलते हैं। श्रीलंका's इन्फ्लेशन रेट फेल -3 उससे 0.5% इन सितंबर 2024। सितंबर 2024 में 0.5% का क्या हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, डाउनफॉल, डाउन फ्रॉम 0.5% इन अगस्त। अगस्त में भी 0.5% था, मार्किंग द फर्स्ट डिफ्लेशन इन नियरली 4 डेकेड्स। डियर बात की गई है 40 सालों में, यानी 4 दशकों में फाइनली ये पहली बार देखने को मिल रहा है। श्रीलंका की मुद्रास्फीति दर सितंबर में 2024 में घटकर 0.5% हो गई थी और अगस्त में 0.5% थी, जो करीब 4 दशकों में पहली बार अपस्फीति को दर्शाता है, यानी डिफ्लेशन को दर्शाता है। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है क्या, डिफ्लेशन। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया। क्लियर है इतना पॉइंट? एक बार कमेंट बॉक्स में यस करो भाई। इसी के साथ हम लोग आगे भी इसमें पॉइंट ऐड करते चलेंगे, देखते चलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। According to the data released by Sri Lanka's Department of Census and Statistics, food items also witnessed a deflation as the basket recorded -0.3%। अगर हम श्रीलंका की जनगणना और सांख्यिकी विभाग द्वारा बात करें, जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं में भी अपस्फीति देखी गई है, क्योंकि बास्केट में 0.3% दर्ज किया गया। देखो डिफ्लेशन कितना देखने को मिला है, अगस्त मंथ में भी इन्होंने बताया कितना, अगस्त 2024 में भी बताया कि 0.5% का हमें क्या डिक्रीमेंट देखने को मिला है, डिक्रीज देखने को मिला है। सितंबर में भी 2024 में बताया कि हमें डिक्रीज देखने को मिला है 0.5%। और यहाँ पर अगर हम बात करें फूड बास्केट की, तो यहाँ पर 0.3% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, 0.3% का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं इतना पॉइंट? चलिए हम लोग आगे बढ़े। द आइलैंड नेशन है is in the midst of an economic crisis which was the its peak 2022 में बहुत ही प्रॉब्लम में था श्रीलंका, आप सभी को पता है, इंडिया ने हेल्प की थी। इन्फ्लेशन गोइंग एज हाई एज 70%। भाई जो इन्फ्लेशन था ना, वो कितने परसेंट पहुंच गया था, आप समझ सकते हो डियर। हम अपने देश की अगर बात करें तो आपको पता है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है कि उस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन होना चाहिए। जैसे अपनी कंट्री में आरबीआई डिसाइड करता है कितना होना चाहिए, 4+-2, यानी 2% से 6% के बीच इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। अपने प्यारे भारत की बात करें, अगर चलो फटाफट अभी सितंबर का तो नहीं आया, लेकिन हम लास्ट अगस्त मंथ की बात करें तो हमारा इन्फ्लेशन रेट अगस्त मंथ में कितना था, 3.65%। अगर हम जुलाई मंथ की बात करें तो कितना था, 3.54%, है ना। तो ये था। लेकिन अगर हम बात करें 2022 में श्रीलंका में कितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट हो गया था डियर, 70%, 70%। यानी ये बहुत ही वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन थी। द्वीप राष्ट्र एक आर्थिक संकट के बीच में है, जो 2022 में अपने चरम पर, जब मुद्रास्फीति 70% पर क्या हो गई थी, पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको एज वेल एज इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है, पता भी होना चाहिए, पहले से भी पता होगा। हम लोग आगे बढ़े इसके साथ ही। डिफ्लेशन इज व्हेन प्राइसेस डिक्रीज ओवर टाइम, वही बात बोल रहे हैं डियर। इट स्टैंड्स, इट contracts to inflation which refers to when prices rise। अपस्फीति तब होती है जब कीमतें समय के साथ घटती हैं। यह मुद्रास्फीति के विपरीत है, जो कीमतों में वृद्धि को संदर्भित करता है। क्लियर? चलो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। लेकिन डियर, आपने इन्फ्लेशन, आप सभी को पता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कंसिस्टेंटली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, वो इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है। इन्फ्लेशन एक लिमिट तक होना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं होता। इन्फ्लेशन का जस्ट अपोजिट होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस कंसिस्टेंटली क्या हो रहे होते हैं, डिक्रीज हो रहे होते हैं, और यहाँ पर इंक्रीज हो रहे होते हैं। एक कंडीशन डियर आती है स्टैगफ्लेशन। ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है। स्टैगफ्लेशन हम किसे कहते हैं,
जब गुड्स एंड सर्विसेज के, यानी स्टैगफ्लेशन दैट इज, अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो रहा होता है, यहाँ पर दो कंडीशन एक साथ होती है। एक तो इन्फ्लेशन क्या हो रहा होता है, इंक्रीज, एंड इसके साथ ही जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी क्या हो रहा होता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है। यानी बेरोजगारी बढ़ रही होती है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा होता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। और अगर हम अपने प्यारे भारत में बात करें तो हमारे यहाँ फार्मर्स के केस में, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें तो ये स्टैगफ्लेशन रहता है ना। डन इतना, चलो बताओ भाई, इतना क्लियर है सभी को, आगे बढ़े हम लोग। तो चलिए इसी के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, तूफान हेलन ने यूएस में 116 लोगों की जान ली है। तो डायरेक्टली आपको तूफान का नाम बिल्कुल ध्यान रखना होगा, है ना। ये तूफान कहां पर आया है, तो हरिकेन है हेलन क्लेम्स 116 लाइव्स इन यूएस। तूफान हेलन ने यूएस में 116 लोगों की क्या ले ली है, जान ले ली है। चलिए देखते हैं। इन द यूएस at least 116 people have died nationwide since Hurricane Helen made landfall in Florida. यूएसए में तूफान हेलन के फ्लोरिडा में आने के बाद से पूरे देश में कम से कम 116 लोगों की मौत हो चुकी है। एज वेल एज इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल्स नॉर्थ कैरोलिना said 30 people had died in Buncombe County alone as of the Sunday evening. उत्तरी कैरोलिना के अधिकारियों ने कहा है कि रविवार शाम तक अकेले बेनकॉम काउंटी में 30 लोगों की मौत हो चुकी थी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो स्पोर्ट्स से न्यूज निकल कर आ रही है। यार इंडिया ने सिक्योर किया है सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल। आप सभी सुन चुके होंगे इसको। भारत ने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब क्या किया है, विन किया है अंडर 17 सैफ। तो ये चैंपियनशिप हमने विन की है। चलिए फटाफट देखते हैं एडिशनल पॉइंट इन फुटबॉल से रिलेटेड होता है डियर। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप टाइटल डिफीटिंग बांग्लादेश। किसको डिफीट किया है, बांग्लादेश को हराया है 2-0 से इन द फाइनल प्लेड एट द चंगलेथंग स्टेडियम इन थिम्पू। भूटान के थिम्पू में फाइनली आयोजित किया गया था। फुटबॉल में भारत ने भूटान के थिम्पू में, फुटबॉल में भारत ने भूटान के थिम्पू में चांगलिंगथांग स्टेडियम, कई बार स्टेडियम डियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। सैफ अंडर 17 प्रतियोगिता भारत ने विन की है बांग्लादेश को हराकर। ये कहां पर खेल खेला गया था, भूटान के थिम्पू के चांगलिंगथांग स्टेडियम में खेले गए फाइनल में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब क्या किया है, जीत लिया है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग आगे बढ़े। तो नेक्स्ट न्यूज ऑबचरी से आ रही है और ये ऑबचरी है, अंग्रेजी अभिनेत्री हैं मैगी स्मिथ का लंदन में क्या हुआ है, निधन हुआ है। इंग्लिश एक्ट्रेस मैगी स्मिथ पास अवे इन लंदन। बहुत इंपॉर्टेंट यार, ऑबचरी जो रहती है कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम का पार्ट बनती है। डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि ये पर्सन अभी हाल ही में इनकी निधन हुआ है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर कोई अवार्ड नाना मिला हुआ है तो डायरेक्टली पूछा आता है बताइए कौन से अवार्डी हैं। तो बात हो रही है अंग्रेजी अभिनेत्री मैगी स्मिथ का लंदन में क्या हुआ है, निधन हुआ है। चलिए देखते हैं। इंग्लिश एक्ट्रेस Maggie Smith, considered one of the most prominent figures in British cinema, has passed away at the age of 89 in London. ब्रिटिश सिनेमा की सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक मानी जाने वाली अंग्रेजी अभिनेत्री मैगी स्मिथ का लंदन में 89 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, प्रोमिनेंट फिगर है, ब्रिटिश सिनेमा से रिलेटेड है, ब्रिटिश सिनेमा से बिलोंग करती है, इंग्लिश एक्ट्रेस है मैगी स्मिथ, नाम ध्यान रखना है। In 21st century, she was widely recognized for her role as a professor मिनर्वा मैकगोनल एंड हैरी पॉटर सीरीज में भी इन्होंने मूवीज में काम किया है। 21वीं सदी में उन्हें हैरी पॉटर फिल्मों में प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल की भूमिका के लिए व्यापक रूप से क्या किया गया, पहचाना गया। मिनर्वा मैकगोनागल की भूमिका के लिए उनको क्या किया गया, पहचाना गया। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट क्लियर होगा। चलिए इसी के साथ ही ये था हमारा आज का न्यूज का पार्ट। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया तो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। हम लोग चलते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ और आज के रैपिड फायर राउंड में हम आपको कुछ पॉइंट्स बस आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमेशा से ही डिस्कस करते रहते हैं, वो पॉइंट्स आपको हमेशा के लिए ध्यान रखने होंगे। अपना नाम भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये अगर पॉइंट्स भूले तो नहीं चलेगा, है ना। तो चलिए फटाफट देखते हैं। तो चलिए ये पॉइंट ऐड करते चलिएगा और एडिशनल पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट से हम लोग आपके साथ लेकर चलते हैं। तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। यार हम सबसे पहले बात करें, आपके साथ कई बार इससे पहले भी बात कर चुके हैं, रिजर्व
रेशियो आपको हमेशा पता होने चाहिए। जो रिजर्व रेशियो है वो हमारे कितने हैं, 2 रिजर्व रेशियो जाने जाते हैं, एक CRR के नाम से और दूसरा SLR। CRR दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, और ये आपका परसेंटेज है इन प्रेजेंट 4.50%। अभी अक्टूबर शुरू हो चुका है, फर्स्ट बाय मंथली पॉलिसी आपको देखने को मिल जाएगी। अभी MPC कमेटी हमारी लेकर आएगी, है ना। SLR की बात करें तो स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका परसेंटेज है आपका 18%। ठीक है, तो ये हमारे रिजर्व रेशियो हो गए, इनको बिल्कुल से बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके साथ, ये भी परसेंटेज आपको बिल्कुल ध्यान रखने होंगे डियर। हम बात करें रिजर्व रेशियो हो गया, रिजर्व रेशियो के बाद अगर हम चलते हैं तो आपके इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स के नाम से हम जानते हैं इनको, इंटरेस्ट रेट्स या फिर हम पॉलिसी रेट्स बोल देते हैं, पॉलिसी रेट्स। तो चलिए इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स की बात करें तो ये रेट्स आपके सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा बहुत अधिक रेपो रेट। तो रेपो रेट जो परसेंटेज है इन प्रेजेंट वो कितने परसेंट है, 6.50% है। इसके साथ ही हम बात करें रिवर्स रेपो रेट को 3.35 पे रोका गया, रिवर्स रेपो रेट, और इसकी जगह पर टेम्परेरी रूप से काम कौन कर रहा है, टेम्परेरी रूप से काम कर रहा है इसकी जगह पर SDF, SDF दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट कितने परसेंट है, 6.25%। ठीक है, तो ये 3 रेट्स आपके हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, फोर्थ हम आपका रेट यहीं पर लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका BR यानी बैंक रेट, और बैंक रेट जो आपका प्रेजेंट टाइम है वो है 6.75%। और इसके साथ ही हम MSF की बात करें, फिफ्थ रेट निकल कर आता है MSF। तो MSF परसेंटेज जो है वो है आपका, वो भी बैंक रेट पर ही कैलकुलेशन होता है उसका। इसका फुल फॉर्म क्या है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, MSF दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये आपको बिल्कुल क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो रिजर्व रेशियो एंड इंटरेस्ट रेट एंड पॉलिसी रेट्स ये आपको हमेशा और हमेशा क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, अभी अक्टूबर के फर्स्ट मंथ में MPC कमेटी की रिपोर्ट आएगी, है ना। जो भी ये रेट्स होते हैं ये कौन डिफाइन करता है, कैसे पता करते हैं, तो बाय मंथली पॉलिसी आती है, बाय मंथली पॉलिसी आती है, और ये पॉलिसी हर 2 महीने में निकल कर आती है। कौन ये पॉलिसी लेकर आता है, MPC कमेटी लेकर आती है। MPC कमेटी दैट इज फुल फॉर्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और इसके मेंबर हैं 6, 3 होते हैं RBI के, 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, हर 2 महीने में ये पॉलिसी लेकर आते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आती है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग इसी के साथ ही आगे चलेंगे। रिया स्टैटिक पार्ट की तरफ चले तो स्टैटिक जीके पार्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आप सभी को पता है सोशल वेलफेयर स्कीम्स चल रही है हमारी, गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया। तो चलिए फटाफट देखते हैं। फर्स्ट इज PMJDY, बहुत सही स्कीम है, आप सभी ने बिल्कुल सुना है ना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी। अभी इसने 10 साल पूरे किए 28 अगस्त 2024 को, और 53 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स क्या किए हैं, अकाउंट ओपन हुए हैं। ब्लर हो रहा है, बिल्कुल अभी सही हो जाएगा। दैट इज नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएगी ये योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट आ रहा है प्रधानमंत्री SSY, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, 22 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आएगी। PMSSY
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आएगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट थर्ड स्कीम निकल कर आ रही है आपकी प्रधानमंत्री MMY PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में यहाँ पर दो हैं, मिनिस्ट्री PMJDY PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आप सभी को पता है 3 तरीके से, किशोर है ना, शिशु, किशोर, तरुण। और तरुण की लिमिट अभी इसी बार बजट में निर्मला सीतारमण जी ने उसकी लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20 लाख कर दिया है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, शिशु, किशोर, तरुण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। 8 अप्रैल 2015 लॉन्चिंग डेट है। क्लियर है? चलिए, ये हमारा स्टैटिक का पार्ट था। हम लोग आगे चलेंगे एमसीक्यू की तरफ। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यू का सिलसिला। देखते हैं कौन से एमसीक्यू रहने वाले हैं, तो आंसर करते चलेंगे आप सभी। पहला क्वेश्चन आ गया है, राजेश कुमार सिंह विल टेक ओवर एज सेक्रेटरी ऑफ विच डिपार्टमेंट आफ्टर completing the tenure of अरमानी गिरधर अरमानी। राजेश कुमार सिंह गिरधर अरमानी का कार्यकाल पूरा करने के बाद किस विभाग के सचिव का पदभार संभालेंगे? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे डियर। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। करो करो फटाफट आंसर करो। हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और वे राष्ट्रपति के सचिव का पदभार संभालेंगे? Who has been appointed as officer on special duty to the President of India and will take over as secretary to the President। भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया वो, और वे राष्ट्रपति के सचिव का पदभार संभालेंगे। टाइम स्टार्ट है। आप सभी का आंसर करेंगे दीप्ति उमाशंकर, वंदना गुरनानी, काती कीथला श्रीनिवास या फिर चंद्रा शेखर कुमार। बताएंगे, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। भारत के राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया और वे राष्ट्रपति के सचिव का पदभार संभालेंगे? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर दीप्ति उमाशंकर। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, दीप्ति उमाशंकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, भारत ने सीरिया को किस प्रकार की मानवीय सहायता भेजी है? व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिड इंडिया सेंड टू सीरिया? बताएं। फूड सप्लाईज है, एंटी कैंसर ड्रग है, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं या फिर फाइनेंशियल एड है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। सीरिया की बात हो रही है, फटाफट आंसर करेंगे। डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था। बिल्कुल, सेशन को लाइक करते चलो, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है फटाफट लाइक करो। ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, आंसर करते चलो फटाफट। बिल्कुल, चलेंगे आंसर की तरफ। ये राइट आंसर निकल कर आ रहा है एंटी कैंसर ड्रग। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत ने सीरिया को कितनी कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं भाई? बताओ। हाउ मच एंटी कैंसर ड्रग डिड इंडिया सेंड टू सीरिया? 1000 किलोग्राम है, 1200 किलोग्राम है, 1400 है, 1800 किलोग्राम है? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। भारत ने सीरिया को कितनी कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? 1000 किलोग्राम, 1200, 1400, 1800? चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है डियर आपका 1400 किलो, 1400 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने एमपॉक्स के लिए संगरोध और निगरानी उपायों को बढ़ाने का फैसला किया है? विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू एनहेंस क्वारंटाइन एंड सर्विलांस मेजर्स फॉर एमपॉक्स? जापान, चाइना, साउथ कोरिया, इंडिया? जापान, चाइना, साउथ कोरिया और इंडिया? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है डियर साउथ कोरिया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित की जाएगी? वेयर विल द थर्ड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग बी हेल्ड? तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित की जाएगी? टोक्यो में, ओसाका में, न्यू दिल्ली में या क्योटो में? बताएं। क्योटा। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट करो सभी आंसर करेंगे भाई, फटाफट करते चलेंगे। टोक्यो, ओसाका, न्यू दिल्ली, क्योटा। तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहां आयोजित की जाएगी? राइट आंसर है न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज, नेपाल में मनाए जाने वाले जनाई पूर्णिमा त्योहार का दूसरा नाम क्या है भाई? व्हाट इज अनदर नेम फॉर द फेस्टिवल जनाई पूर्णिमा सेलिब्रेटेड इन नेपाल?
दाशिन है, होली है, श्रावणी पूर्णिमा है या फिर तिहार है? फटाफट आंसर करो भाई। आपके साथ ये बिल्कुल फेस्टिवल डिस्कस हुआ था। राइट आंसर है इसका श्रावणी पूर्णिमा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, श्रावणी पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन। काठमांडू घाटी में कौन सा समुदाय जनाई पूर्णिमा के दौरान क्वाटी नामक एक लोकप्रिय दावत तैयार करने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा है? थारू है, गुरांग है, नेवार है, मगर है? बताएं। Which community in Kathmandu Valley is known for preparing a popular feast called Kwati during Zanai Purnima? करेंगे आंसर, फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करते चलेंगे। करो करो फटाफट करो भाई आंसर। चलिए हम लोग आंसर की तरफ। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर नेवर। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट, नेवर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द नेम्स ऑफ द 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर टू इंप्रूव द पावर सेक्टर? केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए शुरू किए गए 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम क्या हैं? फटाफट बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। आंसर करना शुरू कर दो भाई। What are the names of the 3 online platform launched by Union Minister Manohar Lal Khattar to improve the power sector? ऑप्शन है आपके प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत डीपीआर, इनर्जाइज, पावर ट्रैक, ग्रीन ग्रिड। सारे ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं, बताना है आपको। डिटेल में ये न्यूज भी डिस्कस हुई थी और ये क्वेश्चन भी वीकली में हुआ होगा, वीकली में हुआ था। ठीक है, चलो करो करो आंसर करो, फटाफट करो, बिना किसी देरी के करो भाई। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स, जल विद्युत डीपीआर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने एलएनजी अवसंरचना विकास के लिए श्रीलंकाई कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विच इंडियन कंपनी साइंड द एमओयू विद अ श्रीलंकन कंपनी फॉर एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। किस भारतीय कंपनी ने एलएनजी अवसंरचना विकास के लिए श्रीलंकाई कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गेल है, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल है? करेंगे आंसर, फटाफट आंसर करो भाई, टाइम स्टार्ट है आपका। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमओयू के अनुसार विकसित किए जाने वाले एलएनजी आधारित बिजली संयंत्रों को नियोजित क्षमता क्या है? व्हाट इज द प्लांट कैपेसिटी ऑफ द एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स टू बी डेवलप्ड एज पर द एमओयू? एमओयू के अनुसार विकसित किए जाने वाले एलएनजी आधारित बिजली संयंत्रों की नियोजित क्षमता क्या है? 500 मेगावाट है, 1000 है, 1500 है या 2000 मेगावाट है? करो करो आंसर करो, फटाफट करो, सभी आंसर करेंगे भाई। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 1000 मेगावाट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1000 मेगावाट। ठीक है, चले नेक्स्ट। चलिए एमओयू के अनुसार एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र कहां स्थापित किए जाएंगे? वेयर विल द एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स टू बी लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द एमओयू? कोलंबो में, केवरालिपिटिया में, जाफना में या फिर कैंडी में? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका। एलएनजी आधारित बिजली संयंत्र कहां स्थापित किए जाएंगे? बताएं, फटाफट आंसर करेंगे भाई। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है केरावलापिटिया। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, केरावलापिटिया। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने नेपाल से निर्यात के लिए कितनी अतिरिक्त बिजली को मंजूरी दी है? हाल ही में भारत ने नेपाल से निर्यात के लिए कितनी अतिरिक्त बिजली को मंजूरी दी है? हाउ मच एडिशनल पावर हैज इंडिया अप्रूव्ड फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम नेपाल रिसेंटली? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आपका। 100 मेगावाट है, 251 मेगावाट है, 500 मेगावाट है या 690 मेगावाट है? करो आंसर, फटाफट करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 251 मेगावाट। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 251 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
What is the maximum amount of power? What is the maximum amount of power that Nepal is envisaged to export to India over the next 10 years according to the long-term agreement? दीर्घकालिक समझौते के अनुसार अगले 10 वर्षों में नेपाल द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली अधिकतम बिजली की मात्रा कितनी है? 1000 मेगावाट, 5000 मेगावाट, 7000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट। फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। दीर्घकालिक समझौते के अनुसार अगले 10 वर्षों में नेपाल द्वारा भारत को निर्यात की जाने वाली अधिकतम बिजली की मात्रा कितनी है? फटाफट आंसर करो भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है डियर 10,000 मेगावाट। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, दीर्घकालिक के लिए आपके साथ इससे पहले भी डिस्कस हुआ था डियर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पोलैंड की अपनी यात्रा के पहले चरण में किस शहर में पहुंचे थे भाई? ध्यान है, बताइए फटाफट। विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव एट फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ हिज विजिट टू पोलैंड? टाइम स्टार्ट है, आंसर करेंगे फटाफट से। क्वारेकोव है, वॉर्शा है, ग्डनेस्क है या फिर वॉकटॉ है? बताएं, वॉकलॉ है। चलेंगे आंसर की तरफ, वॉर्शा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, वॉर्शा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, ये इसी के साथ ही क्वेश्चन का सिलसिला कंप्लीट होता है। फिर आप अगर पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर कनेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कनेक्ट हो तो कनेक्ट हो जाओ। नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा आपको, या फिर आप एड्रेस डायरेक्टली जा सकते हो @em think tank विदाउट एनी स्पेस। आप em think tank टाइप करोगे, डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वहां पे पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाती है, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करना चाहते हो तो मोर करोगे एंड अगेन मोर करोगे, है ना, तो आपको डाउनलोड पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करोगे, लिंक टेक्निकल अगर ऐड नहीं है तो लिंक का वेट कर लेंगे, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, एक नए पेज पे आएंगे, इस नए पेज पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी, डेट के बाद जाएंगे नीचे टाइटल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इस पर टच करेंगे पीडीएफ डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ ही हम बात करें विनर अनाउंसमेंट की तरफ। तो चलते हैं आज के विनर अनाउंसमेंट की तरफ, देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था डियर। 23 दिसंबर, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेशनल फार्मर्स डे 2023 और किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 दिसंबर इन इंडिया, मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, एंड रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स टू द कंट्री सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक। ये क्वेश्चन था आपका, भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 जिसे किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है 23 दिसंबर को मनाया जाता है डियर। चलते हैं विनर अनाउंसमेंट की तरफ। विनर तो आप सभी हो, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है? तो चलिए फटाफट देखते हैं। आज के हमारे फर्स्ट विनर जो निकल कर आ रहे हैं वो हैं पवन वर्मा, रिया अग्रहरी और राहुल कुमार जी। पवन वर्मा, रिया अग्रहरी, राहुल कुमार जी, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम निकल कर आ रहा है खुशबू शर्मा का, साम्या राउत का, श्रेया राज का। खुशबू शर्मा, साम्या राउत, श्रेया राज, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। खुशबू शर्मा, साम्या राउत, श्रेया राज, कॉन्ग्रेट्स। ये हमारे आज के सेकंड विनर है। हम चलते हैं वॉलंटियर्स की तरफ। वॉलंटियर में देखें तो वॉलंटियर में नाम निकल कर आ रहा है सीनू तिवारी का, ज्योति कुमारी पटना से, कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम चलते हैं आज के वॉलंटियर्स की तरफ। थर्ड विनर थे ये हमारे सीनू तिवारी और ज्योति कुमारी पटना से। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में देखते हैं, वॉलंटियर में नाम निकल कर आ रहा है लक्ष्मी सिंह का, लक्ष्मी सिंह का आ रहा है, बिल्कुल लक्ष्मी सिंह आ रही हैं, और इसके साथ ही आपके अनुज वर्मा जी आ रहे हैं। अनुज वर्मा और लक्ष्मी सिंह, कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। ये हमारे आज के वॉलंटियर्स है डियर, कॉन्ग्रेट्स। तो चलिए इसी के साथ ही चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो क्विज क्वेश्चन का आंसर जो देना होगा वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना होगा सेशन एंड अप होने के बाद। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है डियर, व्हेन इज गुड गवर्नेंस डे 2023 सेलिब्रेटेड? सुशासन दिवस 2024 कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 1 जनवरी या फिर 30 नवंबर? मेन कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है फटाफट से, बिना किसी देरी के। चलिए सेशन एंड अप होने के बाद हम बात करें सितंबर मंथ के मंथली सेशन की। तो आपने अगर किया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया तो जाकर करें। बहुत ही सिलेक्टेड 181 क्वेश्चन हमने आपके साथ इस सेशन में डिस्कस किए थे, और एवरी मंथ मंथली सेशन आपका दोपहर 12 बजे से लाइव होता है, जो कि 30 दिसंबर को आपको देखने को मिला। ऐसे ही अक्टूबर मंथ का सेशन आपको 31 अक्टूबर को 12 बजे से लाइव मिलेगा। महामैराथन क्लास की बात करें, जनवरी से दिसंबर तक को कवर किया गया, 2023 पूरा कवर है, आप जाकर देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मैराथन क्लास आपकी जनवरी से जून 2024 तक कवर की गई है। 600 क्वेश्चन आपके साथ बहुत ही सिलेक्टेड डिस्कस किए थे, आप जाकर रिवाइज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। मिलते हैं हम लोग कल फिर सुबह 7 बजे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।